गुड मॉर्निंग 10 क्लास। बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 87। आज 15 तारीख की ये वर्कशीट है। हम लोग वैश्वीकरण पढ़ रहे थे, अर्थशास्त्र का चैप्टर। इससे पहली वर्कशीट में हमने वैश्वीकरण का अर्थ समझा, क्या होता है वैश्वीकरण, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अर्थ समझा हमने। अब हम पढ़ेंगे कि जो वैश्वीकरण है ये इसको संभव बनाने वाले कौन से कारक हैं, क्या ऐसा चारों तरफ का क्या ऐसा एटमॉस्फेयर बनता है जिससे कि वैश्वीकरण जो है वो संभव हो पाया। कैसे वैश्वीकरण संभव हो पाया? सबसे पहला है प्रौद्योगिकी, जिसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी। प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वह मुख्य कारक है जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया। जैसे विगत 50 वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी में बहुत उन्नति हुई है। देखिए परिवहन में उन्नति हुई है कि नहीं है, आप अपने देश के अंदर ही देखिए, मेट्रो का विकास हुआ है, पहले मेट्रो नहीं थी, है ना। तो ऐसे ही हमने अपने जो इंटरनेशनल हमारा अंतर्राष्ट्रीय परिवहन है उसमें भी बहुत प्रगति हुई है, जिससे हम लंबी दूरियों की जो यात्रा है वो बहुत ही कम समय में और कम लागत पर कर सकते हैं, जिससे हम एक देश से दूसरे देश जाने में हमें आसानी होती है। तो पहला पॉइंट जिसने वैश्वीकरण को संभव बनाया वो क्या है? प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी। दूसरा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास। वर्तमान समय में दूरसंचार, कंप्यूटर, इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी द्रुत गति से परिवर्तित हो रही है। दूरसंचार सुविधाओं, टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन एवं फैक्स का विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्रों से संवाद करने में प्रयोग किया जाता है। देखिए संचार मैंने आपको बताया, जिससे हम जिन माध्यमों से हम किसी अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों से कनेक्ट होते हैं या एक देश दूसरे देश से कनेक्ट होता है उसे हम संचार के माध्यम कहते हैं। और पिछले कुछ टाइम से संचार के माध्यम में बहुत तीव्र गति से परिवर्तन हुआ है। आप अभी देखिए हम इंटरनेट के माध्यम से कितनी जल्दी अन्य देशों से कनेक्ट हो सकते हैं, अन्य देशों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो इन सब के कारण जो है वो वैश्वीकरण संभव हुआ है। ये सुविधाएं संचार उपग्रहों द्वारा सुगम हुई हैं। उपग्रह आपको पता है हमने इतने सैटेलाइट्स हमने भेजे हुए हैं कि जिससे हमें काफ़ी सारी सूचनाएं तुरंत मिल जाती हैं। इंटरनेट से हम तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक ईमेल भेज सकते हैं। पहले तो चिट्ठी भेजी जाती थी, लेटर्स भेजे जाते थे पोस्ट ऑफिस के द्वारा, लेकिन अब तो आप सीधा ईमेल कर दीजिए, वो तुरंत पहुंच जाती है। अत्यंत कम मूल्य में विश्व भर में वॉइस मेल आप कर सकते हो। पहले तो अपनी बात पहुंचाने के लिए आपको नंबर मिलाना होता था, एक ही फ़ोन होता था, आपको पता है। अब तो सबके पास एक एक फ़ोन है, आप इंटरनेशनल कॉल इजीली कर सकते हैं, वॉइस मेल आप भेज सकते हैं। विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण, ये उदारीकरण वर्ड हमने पहले पढ़ा है कि कैसे विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के उदारीकरण के कारण वैश्वीकरण जो है वो संभव हो पाया है। मान लीजिए, देखिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए भारत सरकार खिलौनों के आयात पर कर लगा देती है। अगर आपको खिलौने मंगाने हैं तो उस पर आप कर लग गया, तब क्या होगा? इसका अर्थ यह है कि जो इन खिलौनों का आयात करना चाहते हैं उन्हें इन पर कर देना होगा। कर के कारण खरीदारों को आयातित खिलौनों की अधिक कीमत चुकानी होगी। चीन के खिलौने अब भारत के बाज़ारों में इतने सस्ते नहीं रह जाएंगे और चीन से उनका आयात स्वतः कम हो जाएगा और भारत के खिलौना निर्माता अधिक समृद्ध हो जाएंगे। जब हम आयात नहीं कर पाएंगे बाहर के खिलौने, यहाँ सरकार नहीं चाहती कि बाहर के कंपनियां यहाँ पर अपना सामान बेच सके, तो वो कर बढ़ा देती है। कर बढ़ गया तो हम आयात नहीं कर पाएंगे और जो हमारा जो घरेलू देश है वहाँ पर जो खिलौने वाले हैं उनके व्यापार जो है वो अधिक समृद्ध हो जाएंगे। आयात पर जब कर लगाते हैं तो वो एक व्यापार अवरोध का काम करता है, मतलब व्यापार को रोकने का काम करता है। इससे अवरोधक इसलिए कहा गया है क्योंकि यह कुछ प्रतिबंध लगाता है। क्योंकि कर लगा दिया तो कर लगाने से क्या होता है? कीमत बढ़ जाती है और हतोत्साहित होते हैं लोग व्यापार करने के लिए। सरकार व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेशी व्यापार में वृद्धि या कटौती करने और देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए यह निर्णय लेने के लिए कर सकती है। अगर हम चाहते हैं कि बाहर के उद्योग जहां पैसा लगाएं, यहां पर अपना सामान बेचें, तो हम जो हमारा आयात कर है, व्यापार अवरोधक है, उसको हटा देते हैं, जिससे कि ईज़िली कोई भी यहाँ पर अपना सामान बेच पाए। और अगर हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर अन्य देश अपना सामान बेचे, तो हम व्यापार अवरोधक के रूप में आयात कर का इस्तेमाल
करते हैं। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। जब हम इन अवरोधों को हटा देते हैं तो इसे ही हम उदारीकरण कहते हैं। व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिली है कि वे क्या आयात और निर्यात करना चाहते हैं। सरकार पहले की तुलना में अब कम नियंत्रण करती है, इसलिए इसे अधिक उदार कहा जाता है। ठीक है, तो उदारीकरण हमने पहले भी पढ़ा है। यहाँ पर हमने समझाया कि क्या होता है उदारीकरण, कैसे उदारीकरण से जो वैश्वीकरण है वो संभव हो पाता है। तो ये पूरा एक क्वेश्चन बनता है आपका कि वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक लिखिए। और ये सेपरेट भी पूछा जा सकता है, जैसे सूचना और प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण से कैसे जुड़ी हुई है। तो आपने केवल सूचना और प्रौद्योगिकी वाला बताना है। ऊपर जो हमने पढ़ा, क्या सूचना और प्रौद्योगिकी के विकास के बिना वैश्वीकरण संभव था? क्या संभव था ऐसा कि अगर सूचना टेक्नोलॉजी है वो इतनी उन्नत नहीं होती तो क्या वैश्वीकरण इतना तीव्र गति से उन्नति कर पाता? शायद नहीं कर पाता, क्योंकि जब हम एक देश दूसरे देश से कनेक्ट नहीं हो पाता तो फिर वैश्वीकरण भी संभव नहीं हो पाता। विदेशी व्यापार के उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? ये हमने पूरा उदारीकरण पढ़ा एक उदाहरण के माध्यम से, ऐसे ही आपने भी याद करना है। तो ये तीनों पॉइंट्स अलग अलग क्वेश्चन के रूप में भी आ सकते हैं और एक में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी वर्कशीट है, सभी बच्चे इसको ध्यान से करें।